अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैट्स 1 का लेक्चर नंबर 36 हम आज स्टडी करेंगे और इसे ऑनवर्ड्स देखेंगे। हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फार्मूला याद करना है। पी हैट प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट पी हैट 1 माइनस पी हैट ओवर एन। तो पी हैट डिनोट कर होता है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस को, एन सैम्पल साइज है और जी अल्फ़ा बाई 2 आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर आप 1.96 वैल्यू को लेंगे तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। अगर आपके पास जो वैल्यू होगी वो 2.56 से 58 होगी तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहते हैं कि आप अगर सर्वे करते हैं टीनेजर्स का, ठीक है, तो 3 टाइम्स आप कोर्ट में अपीयर होते हो, ठीक है, जुवेनाइल कोड में। कहते हैं कि 364 जो है ना वो सर्वेज होते हैं, जिसमें से 291 जो है ना उसमें से ऑर्फन्स निकल आते हैं। आपने प्रोपोर्शन बतानी है वो सारे टीनेजर्स की जो एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर होते हैं कोर्ट में, ऑर्फन भी हों वो, और कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% दे दिया है। तो आपने इस प्रॉब्लम में देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ साइज़ क्या है, 634, उसको एन से डिनोट कर दिया। फिर आपके पास जो है ना आपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोपोर्शन सॉरी निकालनी है। तो 291 को डिवाइड कर दे 634 के ऊपर, तो आपके पास पी आ जाएगा 0.459। क्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्यू फेलियर होता है, 1 में से पी को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है क्यू। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, 1 में से माइनस किया जब आपने 0.459 को, तो वो 0.54 आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो है ना यहाँ पे इन्होंने कहा था कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने क्या लगाना है, 99% लगाना है। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वाला जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है ना, ये वाला प्रोपोर्शन वाला, इस प्रोपोर्शन वाले फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास दो आंसर है, 0.408 और 0.510। हम कह सकते हैं कि एस्टिमेट जो है ना हमारे पास परसेंटेज टीनेजर्स की जो आ रही है ना वो 0.48, ठीक है, और 0.50 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इनको बता दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने देखनी है, सेम फार्मूले के साथ जो है ना आपने इसको सॉल्व करना है। फिर आपके पास जो है ना थर्ड वाली एग्जांपल है, उसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें जो है ना कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल इन्होंने आपको दे दिया है 92%, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यू है ना वो 92 लेनी है, 92% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने लेना है। बस ये चीज़ बताई हुई है। बाकी फार्मूला में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, 1.75 जो है ना आपके पास जो है ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू बन रही थी, तो वो आपने पुट किया। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो आपके पास वैल्यूज़ जो है ना वो लाई कर रही हैं 0.45 से 0.57 के दरमियान। तो ये आपने जो है ना वो डिफ़ाइन कर देना है सिंपली। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है आपके पास। अगर प्रोपोर्शन 1 और 2 हो, उसके लिए आपने जो है ना ये वाला होल फार्मूला याद करना है, P1 माइनस P2 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट P1 1 माइनस P ओवर N1 प्लस P2 1 माइनस P2 ओवर N2। ये फार्मूला आपने याद करना है। और ये फार्मूला किस चीज़ का है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का है आपके लिए, अगर प्रोपोर्शन 2 आ रही हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो आपके पास जो स्क्रिप्ट 1 है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन को डिनोट कर रही है, और 2 जो है ना वो सेकंड प्रोपोर्शन को डिनोट कर रही है। फिर ये एग्जांपल है, इसमें आपको पहले जो एक चीज़ गिवन थी यहाँ पे दो गिवन होंगी, जैसे उन्होंने बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में 300 और 400 है, तो एक को N1 का नाम, एक को N2 का नाम देंगे, P1 P2 का नाम देंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो 400 में से जो है ना 300 आउट ऑफ 400 है, तो आपके पास 0.75 P1 आ जाएगा, और 300 में से 200 आउट ऑफ 300 है, तो वो 0.67 आ जाएगा, वो P2 आ जाएगा। P1 और P2 गिवन आ रहे हैं, तो आपने इसका फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा है वो वाला फार्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। वैल्यूज़ आपके पास 0.23 और 0.137 के दरमियान लाई कर दी हैं। बस ये चीज़ जो है ना इन्होंने बताई हुई है। सैम्पल साइज़ है एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन के लिए, तो आपने उसके लिए जो है ना ये फार्मूला याद करना है कि आपके पास जो है ना 101 माइनस अल्फा जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा कब, जब आपके पास जो है ना सैम्पलिंग साइज़ जो है ना एस्टिमेशन का, वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा वर अंडर एन जो है वो इसके दरमियान लाई करेगी। एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू जो है ना माइनस और प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के दरमियान लाई करी है, और वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 माइनस अल्फा के। ये चीज़ आपने याद करनी है किसके लिए, एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन के लिए, ठीक है। बाकी आप जो है ना ये फार्मूला याद कर लीजिएगा पॉइंट एस्टिमेशन का, एन इक्वल्स टू जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर ई एक्सपोनेंट को डिनोट करा है,
की होल की स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है करने वाला। यहाँ पे देख लें, आर रिसर्च वर्कर विशेज टू एस्टिमेट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग अ सिंपल सफिशिएंटली लार्ज दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.95। आपके पास प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.95% और कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना सैम्पल मीन है, ये 0.95 क्या है, सैम्पल मीन है, नॉट डिफर फ्रॉम द मीन बाय 25%। तो आपके पास 25% आपको इन्होंने क्या दिया है, कहते हैं कि डिफरेंट नहीं है 25% स्टैंडर्ड डेविएशन से, 25 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 0.95 मीन है। तो आप कहते हैं कि क्या हाउ लार्ज अ सैम्पल शुड बी टेकन, फार्मूला लगाएंगे एक्सपोनेंट इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू, क्योंकि यहाँ पे मीन और म्यू ये दोनों वैल्यूज गिवन की गई हैं। तो इसका आप वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन 25% था और साथ उसका जो ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी वो भी आएगा साइन सिग्मा ओवर 100। तो वो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो सिग्मा ओवर 4 आ जाएगा, 25 और 100 कट होगा ना तो सिग्मा ओवर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि आपने 25% के साथ 0.95 के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 0.95 के लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 1.96 आएगा, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज़ लेनी है, इसी फार्मूले में पुट करनी है जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो 61.4656 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सैम्पल साइज़ है एस्टिमेशन पॉपुलेशन के लिए, प्रोपोर्शन के लिए ये फार्मूला आपने याद करना है। सैम्पल साइज़ का प्रोपोर्शन इक्वल्स टू जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट पी हैट क्यू हैट ओवर एन। तो सिंपल फार्मूला आप याद करेंगे और जो है ना आ जाए क्वेश्चन तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। सेम वही वाला जो है ना ये चल रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आता है इंटरवल टाइप एरर्स की बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स इंफॉर्मेशन वी मे रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। कहते हैं कि हम जो है ना ये एरर जो होते हैं ना टाइप 2 के, उसमें हमेशा एज 2 जो होता है ना, सॉरी एज नॉट, उस हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, एज नॉट को, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ट्रू और वी मे एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस एज नॉट। और कहते हैं कि अगर जो है ना वो दुरुस्त है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को। देखें रिजेक्ट कब करते हैं, नल हाइपोथेसिस को। और जो है ना अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू आ जाए तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर देते हो व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। जब असल में ना वैल्यू आपके पास फॉल्स है तो तब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जब ट्रू है ना तो तब आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आपके पास वैल्यू जो है ना वो ट्रू है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। और जब आपके पास फॉल्स है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास होती है टाइप 1 एरर्स हैं जिसमें आप जो है ना रिजेक्ट कर देते हो एज नॉट को, अगर एज नॉट ट्रू है, दुरुस्त है तो भाई रिजेक्ट कर दिया है। और टाइप 2 एरर कहते हैं कि आपके पास एज नॉट अगर एक्सेप्ट कर लो जब एज नॉट आपके पास फॉल्स है। भाई ये आपने कॉन्सेप्ट को जेन में रख लेना, किसी भी लिहाज से जो है ना इसको जेन में रख लें। लेक्चर नंबर 37 है, इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही पढ़ेंगे, वही जो हमने पीछे बताए हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 में क्या था कि आपके पास वो ट्रू हाइपोथेसिस है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 में क्या है कि आपके पास फॉल्स है लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है आ स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि जब आप टेस्टिंग करते हो किसी भी हाइपोथेसिस की तो उसके लिए आपके पास जो एज नॉट है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो होती है उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो देख लेना, हो सकता है आ जाए, नहीं तो बस ये आपने जहन में रखना है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हम किस बेस पे करते हैं ये बताया हुआ है कि ये देखें आपके पास क्रिटिकल रीजन्स हैं और सेंटर वाली जो हाइपोथेसिस है ना वो एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास कहाँ पे होता है, ज़ीरो से यानी कि आपके पास पीक पॉइंट्स जो है ना उनके ऊपर एक्सेप्टेंस होती है। और जब दोनों साइड पे आपके पास फॉल डाउन आता है ना वहाँ पे आपके पास जो है ना क्रिटिकल रीजन्स पे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ वो वाले पॉइंट्स पे क्रिटिकल रीजन्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने डिनोट भी किया हुआ है, नोट भी किया हुआ है कि किन पॉइंट्स पे क्रिटिकल रीजन्स हैं और इनके दरमियान जो है ना वो सारे एक्सेप्टेंस रीजन है। फिर देखें कहते हैं द क्रिटिकल वैल्यू विच कैन बी इन द सेम यूनिट एज पैरामीटर और इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स इज डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंट। कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट से जो है ना वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कौन सा क्रिटिकल वैल्यू होगी और कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स आ रहे हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की क्या होती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि हम अल्फ़ा के लिए मोस्टली जो वैल्यू यूज़ करते हैं ना वो 0.5 होती है या 0.01 होती है। 5% एंड 1%, या हम 0.05% लेते हैं या 0.01% लेते हैं।
और बाय अल्फा इक्वल्स टू 5% वी मीन दैट देयर आर अबाउट 5 चांसेस। हम बताते हैं कि 100 में से 5 चांसेस हैं जब हम 5% को ले रहे होते हैं, जब 1% ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली 1% चांसेस हैं। कहते हैं कि 5 चांसेस हैं 100 में से कि इनकरेक्टली रिजेक्टिंग अ ट्रू नल वैल्यू, कि हमारे पास हमने इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दी है हमने ट्रू वैल्यू को। 5 चांसेस हैं हमारे पास कि हमने सही वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, ट्रू वैल्यू को। फिर रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड द क्रिटिकल रीजन्स। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट। आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बताते हो कि कौन सा आपके पास क्रिटिकल रीजन है। एग्जाम्पल देखें, कहते हैं इफ़ वी आर टेस्टिंग H0 के ऊपर ना आपके पास म्यू की वैल्यू 45 है, जबकि H1 के ऊपर जो है ना वो आपके पास म्यू जो है वो 45 के इक्वल नहीं है। बात को ध्यान से देखिएगा, H0 के ऊपर आपके पास म्यू की वैल्यू 45 है और H1 के ऊपर म्यू की वैल्यू 45 नहीं है। आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। ऐसे में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या रख रहे हैं, 5% रख रहे हैं, और जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हम लेंगे ना z की वो +1.96 से कोरिस्पोंड कर रही हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, 5% है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो 1.96 के दरमियान, आपके पास जो क्रिटिकल रीजन्स हैं वो 1.96 बन रहे हैं इस लिहाज से। फिर देखिए वन टेल और टू टेल टेस्ट क्या होते हैं। तो वन टेल टेस्टिंग में क्या होता है, अ टेस्ट फॉर विच द इंटायर रिजेक्शन लाइज इन ओनली वन ऑफ द टू टेल्स। जैसे कि आप ये देखेंगे दो है ना, आपके पास टू टेल्स हैं, एक लेफ्ट की टूवर्ड एक राइट के। अगर एक टेल जो है ना वो आपके पास जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, दो टेल्स में से एक टेल को आप रिजेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो लेफ्ट हो या वो राइट हो, तो इसको आप कहते हो कि ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वन टेल टेस्ट है और इसको वन टेल टेस्ट कहते हैं। वन टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म। अगर आपके पास वन टेल टेस्ट कब लिया जाता है, जब आपके पास H1 है ना उसमें थीटा जो है ना वो ग्रेटर देन आ जाता है थीटा नॉट से, ठीक है, या थीटा H1 जो है वो थीटा लेस देन आता है थीटा नॉट से। इसी लिहाज से म्यू1 जो है वो ग्रेटर आता है म्यू नॉट से, या म्यू जो है ना वो लेसर आता है म्यू नॉट से। यानी कि जब इनइक्वालिटीज आ रही होती है ना उसमें कोई ना कोई एक टेल जो है ना वो टेस्ट हो रही होती है, ठीक है, लेकिन जब इक्वल का साइन आता है ना तो तब ट्रू टेल की बात हो रही होती है। यहाँ पे सिर्फ हम वन टेल की बात कर रहे हैं जिसमें H1 जो है ना वो या ग्रेटर आता है या फिर लेसर, यहाँ पर सिर्फ H1 की बात हो रही है, ठीक है, आपने इस बात को ज़रा जहन में रखना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि H0 रिजेक्शन किस पॉइंट पे होती है। कहते हैं इफ़ वन ऑन द अदर हैंड द रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स। हम रिजेक्शन रीजन को दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, द टेस्ट इज रेफर टू एज टू टेल टेस्ट। उसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं और उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि H1 जो है ना वो इक्वल नहीं है, H1 में म्यू जो है ना वो इक्वल नहीं आएगा म्यू नॉट के, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि जब H1 लेसर या इक्वल का साइन आ रहा होगा ना इट मीन्स कि वो वन टेल टेस्ट है, और जब H1 में इक्वल नॉट का साइन आ रहा है ना तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास टू टेल टेस्टिंग है। और H1 क्या कहते हैं, म्यू नॉट जो है ना H1 या तो वो म्यू लेसर आना चाहिए म्यू नॉट से या ग्रेटर आना चाहिए। अगर आपके पास H1 जो है वो इक्वल नहीं है ना तो H0 आपके पास इक्वल होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि H0 इक्वल 0 होगा जब H1 इक्वल नहीं होगा म्यू नॉट के, ठीक है। ये बात आपने ज़रा जहन में रखनी है। आगे यही सारे पॉइंट्स जो है ना इन्होंने इन एग्जांपल्स में समझे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझाऊंगी, इससे रिलेटेड बाकी जितनी एग्जांपल्स है वो आपने फिर खुद देखनी है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। देखिए कहते हैं अ स्टील कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड असेंबल्स डेस्क्स एंड अदर ऑफिस इक्विपमेंट्स एट सेवरल प्लांट्स इन पर्टिकुलर कंट्री। The weekly production of the desk of models A and plant 1 has a mean of 200। पहला हमारे पास मीन आ गया 200, ठीक है, ये म्यू है 200, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास सिग्मा होता है वो आ गया 16। रिसेंटली ड्यू टू मार्केट एक्सपेंशन न्यू प्रोडक्शन मेथड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड।
The vice president of manufacturing would like to investigate whether there has been a change in the weekly production of the desks of model A. To put in another way, is the mean number of the desks produced plant 1 different from 200 at the 0.5 significance level? यहाँ पे फिर आपको उन्होंने जो आपके पास प्लांट 1 था जिसमें आप मीन 200 रख रहे हो वहाँ पे सिग्निफिकेंस का लेवल जो है वो 0.05% गिवन कर दिया गया है। द मीन नंबर ऑफ डेस्क प्रोड्यूस्ड लास्ट year 50 weeks per the plant we shut down 2 weeks of vacations is 203.5. On the basis of the above result, should the vice presidents conclude that there has been a change in the weekly production of the desk of model A? आपने ये चीज़ बतानी है। इसमें ना इस पूरी कंडीशन में आपने जो है वो बात याद रखनी है जो हमारी मकसद की है कि हम इस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने लगे हैं और उस पे पर मंथ कितनी है 200 पर मंथ है, ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस आएगी ना इसमें वो है द पॉपुलेशन मीन इज 200। मैंने बताया ना कि पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या है 200। ये हम बस नल हाइपोथेसिस के लिए है, नल हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 200 और मीन इज नॉट 200। अगर आपके पास एक जो है ना वो आ रहा है कि म्यू जो है ना एच नॉट वो 200 के इक्वल है, ठीक है, पॉपुलेशन मीन 200 है, तो H1 कहेगा कि फिर नहीं है इक्वल, ठीक है। H1 में आपके पास म्यू जो है वो 200 के इक्वल नहीं आएगा। तो आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 200। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 200, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने हमें क्या कहा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.5% है। तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास 0.5 है ना वो अल्फा की वैल्यू है और ये टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर में हमने जो है ना वो ट्रू वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया था। तो इधर देखें कि ये देखें H1 को देखें हमने रिजेक्ट कर दिया ना कि म्यू नहीं है 200 के इक्वल, तो ये टाइप 1 एरर है। फिर स्टेप 3 में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना होता है। ये आपके पास स्टेप है, सबसे पहले आपने जो है ना वो H1 और H0 रखनी होती हैं वैल्यूज़। उसके बाद स्टेप 2 में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना होता है, सॉरी इस सेकंड वाले में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना होता है। और थर्ड स्टेप होता है आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना है, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो इस स्टेप में के बाद जो है ना आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपके पास एक्स बार जो है वो मीन था, वो क्या वैल्यू थी जो उन्होंने हमें बताई थी फाइनल पे 203.5 वो थी, माइनस म्यू की वैल्यू हमने बताया वो 200 है, और सिग्मा जो है वो आपके पास उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन 16 बताया था, और अंडर रूट एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो उन्होंने बताई थी 50, ठीक है। तब आपने सम फाइंड किया तो 1.55 आपके पास जी की वैल्यू आ गई। स्टेप 5 पे आपने फाइंड करना होता है क्रिटिकल रीजन, ठीक है। सिंस दिस इज टू टेल टेस्ट, हाफ ऑफ 0.05 एंड 0.025 ईच टेल। तो आपके पास जो है ना इसमें क्रिटिकल रीजन आपने फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वैल्यू किसके दरमियान आ रही है, वैल्यू आपके पास 1.55 आ रही है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास 1.55 1.96 के दरमियान आ रहा है ना, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अल्फा की वैल्यू 0.05 है। आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये देखें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.05 है, उसको 2 पे डिवाइड करें तो वो 0.025 आ रहा है, ठीक है, 0.025 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कहा कि एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड, कि आपके पास जो एच नॉट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास जो 0.025 आ रहा है वो 1.96 और 1 प्लस और माइनस 1.96 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ना ये पॉइंट जो है ना वो रिजेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वैल्यू हमने जब अल्फा 0.05 लिया है तो वो वैल्यू 0.025 आई है और वो 1.96 और प्लस माइनस 1.96 के दरमियान में आ रही है, तो वो दुरुस्त बात है। तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना। फिर हमने डिसीजन किया कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जी इज नॉट बिटवीन। हम रिजेक्ट तब करेंगे कि जब हमने जी की वैल्यू निकाली। जी की वैल्यू क्या आई थी 1 पॉइंट, ये देखें जी की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.55, तो क्या ये 1.96 और प्लस 1.96 और माइनस 1.96 के दरमियान नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को
और अल्टरनेटिव को तब एक्सेप्ट करेंगे जब वैल्यू -1.96 और +1.96 के दरमियान नहीं आएगी। टू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम तब नहीं रिजेक्ट करेंगे जब वैल्यू इनके दरमियान आ रही है। तो अब वैल्यू चूंकि इनके दरमियान आ रही है तो हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया। तो यही हमारे पास कंक्लूजन था कि हमारे पास जो कंप्यूटेड वैल्यू है ना जी की 1.55 जो आई है वो -1.96 और +1.96 के दरमियान लाई कर रही है। तो ये ही हमारे पास जो है ना ये पूरी कहानी थी। और बाकी जितनी भी आपके पास आ रही है ना अब एग्जांपल्स, इनमें सेम यही चीज़ जो है ना वो रिपीट की हुई है। तो मेरे ख्याल से बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना सा हुआ है कि पहले हम हार्डली ले रहे थे म्यू की वैल्यू, तो यहाँ पे म्यू 1 और म्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 38 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करेंगे जब, या प्रोपोर्शन आ जाएगी। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले हमने सिंपल पे किया। फिर आता है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं कि आपके पास जो है ना वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर एस स्क्वायर होता है ना, वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है। उसकी वैल्यू सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n-1 वो किसके इक्वल है, ये आपके पास जो है ना वो इक्वल है सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n-1 s का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वैल्यू, इसको आपने याद रखना है। और ये भी कि 1/n जो है ना वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल एस स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है स्मॉल एस स्क्वायर के। और ये हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर की बात हो रही है यहाँ पे। बस इसको देखना है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपके पास जो है नल हाइपोथेसिस म्यू 1 और म्यू 2 की बात आ रही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन्होंने 0.02 दे दिया है। एक क्वेश्चन अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया ना तो ये वाले सारे उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है ना फार्मूले देखे ना म्यू 1 और म्यू 2 के लिहाज से फार्मूला चेंज हुआ है। आपने ये पीछे सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, उसके रिगार्डिंग आपने फार्मूलाज अप्लाई करने और जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सारे जो है ना इसी तरह से इन्होंने सॉल्व किए हैं। लेक्चर नंबर 39 है, इसमें भी इन्होंने टेस्टिंग ही की हुई है और फार्मूलाज जो है ना वो लगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन का फार्मूला लगा है, इसमें पी आ गया ना प्रोपोर्शन, तो हमने प्रोपोर्शन के लिए जो है ना फार्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या रखनी। स्टेप देखिए 5 वही हैं, वही वाले स्टेप्स हैं, लेकिन सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए फार्मूला चेंज हो रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज हो रहा है। जो उन्होंने हमें गिवन किए होंगे ना डाटा, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज चेंज करके आंसर फाइंड कर लेना और देखना है कि अगर जो उन्होंने गिवन रीजन दिया है उसमें वैल्यू आ रही है तो भाई वो आपके पास जो है ना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। अगर उसके दरमियान आ रही है तो आपके पास नल हाइपोथेसिस को हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आपके पास लेक्चर्स इनमें ये चीज़ जो है ना की गई है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करी। आप लोग बस एक क्वेश्चन को 2-3 को अच्छे से समझे एग्जाम्पल्स को, तो उसी के रिलेटेड कर लीजिएगा। फिर आता है टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द बेस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपने याद कर लेना, एक्स बार प्लस माइनस टी α/2 n-1 s ओवर √n। एक्स बार आपको पता है वो हमारे पास समेशन x ओवर n से ही आता है, और s जो आ रहा है ना यहाँ पे फार्मूले में, वो ऐसा आपके पास है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर √n-1 होल का अंडर रूट है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई हुई है, तो बस इसको अच्छे से याद रखना है। अल्फा की वैल्यू कहते हैं कि आपके पास 0.05% आती है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि v आपके पास क्या आ रहा है फार्मूले में, अगर v नेक्स्ट आएगा तो वो n-1 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ जो है ना आपने इसकी देख लेनी है फार्मूले की। बाकी ये आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला आ जाता है जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहे हो। बाकी वही आपके पास स्टेप्स हैं ऑल जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपने पुट करने हैं और वैल्यूज़ जो है ना फाइंड कर लेनी है। ये ऑल जो है ना उसी के रिलेटेड है। यहाँ तक जो है ना आपका जाएगा लेक्चर नंबर 40। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी आज वाले लेक्चर की। एक एग्जाम्पल को मैंने अच्छे से समझा दिया, उसी को आपने जो है ना देख के बाकी रिगार्डिंग को खुद करने की कोशिश करनी है। ये वाला फार्मूला है, इसको भी आपने याद रखना है, टी इक्वल्स टू डी बार माइनस म्यू डी ओवर एस टी ओवर √n। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका जो है ना लेक्चर नंबर 40। होप सो आपको समझ आ रही होगी, नहीं आती तो आप जो है ना वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।